नमस्कार दोस्तों, हाई फाई स्टडी के चैनल पर आप सभी का वापस फिर से स्वागत है। मैं इंजीनियर एसके राठौड़ आज भूगोल श्रृंखला को छोड़कर एक नया विषय आपके सामने लेकर आया हूं, जो चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो आरपीएससी करवाती हो, चाहे वो यूपीएससी करवाती हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में अपनी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और उसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अपने भारतीय इतिहास में। और भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, उसका नाम है दोस्तों अपने मुगल काल। यानी कि दोस्तों अपन बात करेंगे आज अपने मुगल काल की। तो भारत के अंदर मुगल काल रहा था दोस्तों 1526 से लगा करके 1707 तक चला था। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आपके हिस्ट्री का, जो मैंने किसी और चैनल पर नहीं डाला है। ये केवल आपको हाई फाई स्टडी के चैनल पर ही मिलेगा। तो आप कैसा रेस्पॉन्स देते हो ये आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना, ताकि अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता तो मैं लगातार आपको हिस्ट्री का वीडियो भी प्रोवाइड करवाता रहूंगा। इसी के साथ अपन आज बात करते हैं मध्यकालीन भारत के उत्तर काल की ओर, जिसमें काल है दोस्तों कौन सा अपने मुगल काल। अगर मैं कहूं दोस्तों कि मुगल काल का जो भारत में शासक या संस्थापक कहलाता है वो कहलाता दोस्तों अपने बाबर। उल्लेख मिलता है दोस्तों कि बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में अफगानिस्तान की एक रियासत थी जिसका नाम था ट्रांस ओक्शियाना। इस ट्रांस ओक्शियाना नाम की रियासत में एक जगह लगती थी जिसका नाम था फरगना। इस फरगना नामक स्थान पर 14 फरवरी 1483 को यानी कि बाबर वैलेंटाइन डे का गिफ्ट था। वैलेंटाइन 14 फरवरी 1483 को ट्रांस ओक्शियाना नामक रियासत में फरगना नामक स्थान पर जन्म होता है दोस्तों किसका? बाबर का। उल्लेख मिलता है कि दोस्तों बाबर का जो पिता का नाम था उसका नाम था मिर्जा उमर शेख। वास्तव में मिर्जा उमर शेख फरगना का शासक था तथा बाबर की माता का नाम था कुतुल निगार खान बानो। कुतुल निगार खान बानो, बाबर की माता का नाम था कुतुल निगार खान बानो और इसके पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख। और बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को वैलेंटाइन डे के दिन अफगानिस्तान की रियासत ट्रांस ओक्शियाना के फरगना नामक स्थान पर। बताते हैं कि अफगानिस्तान की दंत कथाओं से पता चलता है कि बाबर मात्र 7 वर्ष की आयु में संपूर्ण युद्ध कलाओं से निपुण हो चुका था तथा पूरा दिन युद्धाभ्यास में व्यस्त रहता था। एक दिन टेंशन सताने लगी थी इस बात की इसके पिता उमर शेख को। एक दिन उमर शेख को टेंशन होती है बाबर से और जाकर बाबर को बोलता है कि पूरा दिन लड़ाई झगड़े में बिजी रहेगा या प्रशासन कैसे चलाते हैं, साम्राज्य कैसे चलाते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देगा। फिर उमर शेख ने बाबर को कहा कि मुझे पता है कि साम्राज्य विस्तार हेतु युद्ध कला होना अति आवश्यक है, लेकिन युद्ध कलाओं के साथ साथ प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक कलाएं भी आना जरूरी है। यानी कि आपकी जनता को लेकर के भी चलना अति आवश्यक है। तब इस बात का प्रति उत्तर देता है बाबर अपने पिता मिर्जा उमर शेख को और कहते हैं कि आपका जो फरगना है ये मेरी पैरों की जूतियों के लिए भी कम पड़ेगा। अब देखो बाबर मात्र 7 वर्ष को और
बोल रहे हैं अपने बाप ने कि आपका फरगना मेरी पैरों की जूती के लिए भी कम पड़ेगा। और बाबर कहता है कि मेरी नजर तो सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित विशाल काय साम्राज्य भारत को देखती है। यानी कि अब देखो, बाबर मात्र 7 वर्ष को और सपना देखने लगे उत्तर पूर्व में स्थित भारत ने जीतने का। अब ऐसा व्यक्ति आगे चल करके क्या गुल खिलाएगा? देखते हैं, देखें भारत को जीतता है या अपनी नींव रख पाता है। आगे उल्लेख मिलता है दोस्तों कि बाबर ने जो अपना सपना देखा था कि मेरे को उत्तर पूर्व में स्थित भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है, तो इसी के साथ उल्लेख मिलता है दोस्तों कि बाबर जो कि जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 और इसका भारत में जो शासन चला था वो 1526 से लगा करके 1530 तक चला था। तथा साथ ही बाबर के पिता को उपाधि थी मिर्जा की, तथा मिर्जा उमर शेख की 1494 में मृत्यु हो जाती है। मिर्जा उमर शेख की 1494 में मृत्यु हो जाती है तथा साथ ही बाबर का मात्र 11 वर्ष की आयु में 1493 को किया जाता है दोस्तों राज्याभिषेक। अब देखो, मात्र 11 वर्ष का छोरा को राज्याभिषेक हो, मात्र 11 वर्ष की आयु में 1494 के अंतर्गत इसका राज्याभिषेक होता है बाबर का। और बाबर निकलता है अपना सपना पूरा करने के लिए उत्तर पूर्व में स्थित भारत को जीतने के लिए, लेकिन इसका सपना बीच में अटक जाता है। और बाबर निकला था भारत को जीतने के लिए, लेकिन रास्ता भटकने के कारण यह उत्तर पूर्व में नहीं पहुंच करके उत्तर पश्चिम में पहुंच जाता है। और उत्तर पश्चिम में जाकर के वहां की जो बड़ी बड़ी रियासतें थी जिसका नाम था उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसी बड़ी बड़ी रियासतों पर आधिपत्य स्थापित करने की सोच रखता है तथा यहां भयंकर लड़ाई करता है इन रियासतों के साथ। और बताते हैं कि इन रियासतों के साथ साथ यह 1494 से लगा करके 1507 तक अभियान चलाता है उत्तर पश्चिमी रियासतों में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। इस समय के अंदर ना तो बाबर का साम्राज्य विस्तार हो रहा था, बल्कि साथ ही साथ इस 13 वर्ष तक अभियान के दौरान बाबर की 3 शादियां भी हो चुकी थी। अब बाबर को एक टेंशन सताने लग गई थी। वो टेंशन ये सता रही थी बाबर को कि ना तो मैं साम्राज्य विस्तार कर पा रहा हूं, ना ही मेरा परिवार विस्तार कर रहा है। 3 तो शादियां हो गई और कोई संतान नहीं हुई, और ना इधर से इसको साम्राज्य विस्तार हो रहा। अब इसको टेंशन सता रही थी कि अब क्या करें। तो आगे उल्लेख मिलता है दोस्तों कि बाबर के पिता की जो उपाधि थी मिर्जा, या बाबर के जो मिर्जा लगता था, इस मिर्जा जो इसकी पैतृक उपाधि थी, इस उपाधि को 1507 में त्याग करके इसने एक नई उपाधि धारण की थी जिसका नाम था पादशाह। पादशाह वास्तव में तुर्की भाषा का शब्द है तथा इसी कोई फारसी भाषा के अंदर बदल करके शब्द बनता जिसका नाम है बादशाह। ये उपाधि धारण करता है बादशाह बाबर। 1507 में जैसे इसने बादशाह की उपाधि धारण की, आगे उल्लेख मिलता है कि ये इसके लिए लकी साबित हुई। लकी देखो किस तरीके से साबित हुई, देखना कि जैसे ही इसने
बादशाह की उपाधि धारण की थी, उसके 9 महीने बाद बाबर के पुत्र का जन्म होता है दोस्तों। उस पुत्र का नाम रखा था हुमायूं, और हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों भाग्यशाली। अब देखो इसने हुमायूं नाम क्यों रखा? क्या वास्तव में इनको छोरो जो वो भाग्यशाली हो गए? तो देखो, बाबर के 2 सपने थे, एक तो साम्राज्य विस्तार करना और एक परिवार का विस्तार करना। तो देखो, साम्राज्य तो विस्तार होयो को नहीं, लेकिन परिवार तो विस्तार हो गया हुमायूं। तो फिर बाबर ने सोचा कि जब परिवार का विस्तार हुआ है तो एक ना एक दिन वो जरूर आएगा जब मेरा साम्राज्य विस्तार का सपना भी जरूर पूरा होगा। उल्लेख मिलता है दोस्तों कि जब इसका सपना था उत्तर पूर्वी भारत को जीतना, तो जब ये रास्ता भटककर उत्तर पश्चिम में स्थित रियासतें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की तरफ आक्रमण कर रहा था, तब उस तरफ से उत्तर पश्चिमी रियासतों से इसको भयंकर जो टक्कर मिल रही थी दोस्तों, वो मिल रही थी उज्बेकिस्तान से। यानी कि उज्बेकिस्तान इसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, और उज्बेकिस्तान के शासक का एक सेनापति कह दो, चाहे उसका सरदार वो कह दो, उसका नाम था सेवानी खां। उल्लेख मिलता है दोस्तों कि जो सेवानी खां है, इस सेवानी खां ने 1502 में बाबर के साथ एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था सरायपुल का युद्ध। और इस सरायपुल के युद्ध में बताते हैं दोस्तों कि बाबर हार चुका था। और इसी हुमायूं के जन्म से कुछ समय पहले इस उज्बेकिस्तान का शासक राजा से सेवानी खां की लड़ाई हुई। अब सेवानी खां को ना तो उज्बेकिस्तान का राजा रखने वाला है, ना ही बाबर रखने वाला है। अब सेवानी खां को एक टेंशन सताने लग गई थी कि जाऊं तो जाऊं कहां से, क्योंकि सेवानी खां बाबर के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि इस सेवानी खां ने 1502 में सरायपुल के युद्ध में बाबर को हराया था, तथा इस युद्ध के दौरान बाबर की बहन को भगाकर शादी कर ली थी सेवानी खां ने, जिस कारण से बाबर का दुश्मन बन चुका था सेवानी खां। अब इस बात को लेकर के एक दिन सेवानी खां पहुंचता है बाबर के पास, और बाबर ने बोलियो कि बाबर तुम मान ना मान, लागूंगा तो मैं थारो जीजो ही, कुछ भी कर ले तू रख चाहे ना रख, लेकिन रिश्ते में तो मैं तेरा जीजा लगता हूं, तो मेरा साला लगेगा। तो बाबर ही सोचो कि यार तो वास्तव में मेरे को अभी तक जो टक्कर दी थी वो बंदा एक ही है, सेवानी खां, वरना किसी ने मुझे टक्कर नहीं दी थी। तो बाबर बोलो अरे जीजा जी ऐसी कई बात करो, था कोई कह रहा है आराम आओ आराम। इस तरीके से सेवानी खां को शरण दी थी बाबर ने। सेवानी खां जैसे शक्तिशाली सेनापति को मिला देने के बाद उल्लेख मिलता है कि सेवानी खां ने बाबर को 2 युद्ध कलाएं सिखाई थी, जिसका नाम था तुलगमा युद्ध नीति, और एक थी जिसका नाम था तोपखाना युद्ध नीति। तुलगमा युद्ध नीति वास्तव में उज्बेकिस्तान की थी दोस्तों, और उज्बेकिस्तान की जो थी तुलगमा युद्ध नीति, ये बताते हैं कि तुलगमा युद्ध नीति के अंदर सेनाओं को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और दोनों तरफ से वार किया जाता है, दोनों तरफ से वार किया जाता है तुलगमा युद्ध नीति। और तोपखाना जो थी ये मूल रूप से ईरान की युद्ध नीति थी, जिसमें बंदूक गोला बारूद से युद्ध किया जाता है। ये दोनों युद्ध कलाएं जो थी इसमें निपुण हो चुका था बाबर, और बाबर को निपुण किया था किसने? सेवानी खां ने। और आगे उल्लेख मिलता है
कि सेवानी खां की मदद से बाबर ने धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर पश्चिमी की जो रियासतें थी, जितने भी साम्राज्य थे, उस पर आधिपत्य कर लिया था बाबर ने। किसकी मदद से? सेवानी खां की मदद से। और इसके दिमाग से उत्तर पश्चिमी जीतने के बाद बिल्कुल दिमाग से निकल गया था जहां का इसका बचपन का सपना था दोस्तों, भारत को जीतने का। अब इसको पता ही नहीं था कि मेरा बचपन का सपना था कि मैं भारत को जीतूं। उल्लेख मिलता है दोस्तों कि उस समय भारत में एक रियासत थी जो थी अपने प्राचीन पंजाब, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर है। यहां पंजाब में दो जगह लगती थी जिसका नाम था, एक का नाम था बाजोर और दूसरी का नाम था बेरा नामक स्थान थे। इस बाजोर तथा बेरा के किले में एक जाति रहती थी जिसका नाम था यूसुफजाई नामक जाति थी, जो मराठा पिंडारियों की तरह लूटपाट करती थी आक्रमण करके। इधर उल्लेख मिलता है दोस्तों कि बाबर ने धीरे धीरे बड़े बड़े काबुल और समरकंद जैसे स्थानों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और बाबर मूल रूप से अफगानिस्तान में था और अफगानिस्तान का शासक होने के साथ साथ ये जो यूसुफजाई जो जाति थी बाजोर और बेरा नामक स्थानों पर, यहाँ इन किलों में रहती थी। ये मराठा पिंडारियों की तरह रात्रि काल में आक्रमण करती थी अफगानिस्तान वाले स्थानों में जहां पर बाबर का आधिपत्य था। इन आक्रमण करने के बाद लूटपाट करती थी यूसुफजाई जाति, जिसके कारण बाबर की जनता परेशान होने लगी। और एक दिन जनता जाकर के बाबर ने बोली कि भाई परेशान हो गया यूसुफजाई में, तो या तो तू फिल्म सल्टा दे या फिर कुछ रास्ता ढूंढने खातिर मां के साथ चाल। तो बाबर यूसुफजाइयों के पतन हेतु बताते हैं दोस्तों 1519 में आक्रमण करता है बेरा किले पर। बताते हैं कि भारत में पहले बार तोपों के द्वारा आक्रमण हुआ था बेरा किले पर, और यहां पहली बार तोपों से आक्रमण किया था 1519 में। और किसने किया था? बाबर ने। और कौन से किले पर हुआ था? बेरा पर। इस तरीके से बाजोर तथा बेरा किलों को जीत लेता है बाबर और यूसुफजाइयों का अंत कर देता है, तथा 1519 से लगा करके 1524 तक 4 बार आक्रमण करता है बाजोर और बेरा पर। और बताते हैं कि यहां पर भयंकर लूटपाट कर देता है। फिर इसको पता चलता है कि यार कि मैं तो कहां गुरु, तो भारत कुछ जो इसका बचपन का सपना था। अब बाबर कह लगो, अरे यार मारे को तो इतना दिन पता ही कोई को भारत वो है, मैं बेरा बाजोर ने जीत चुके हो। लेकिन बाबर को एक प्रॉब्लम थी, बाबर को इस बात का पता नहीं था कि भारत का केंद्र कौन सा है, यानी कि भारत का जो प्रशासन चलता है या भारत का जो केंद्र है वो कहां से नियंत्रण होता है, इस बात का पता नहीं था बाबर को। जिसके कारण बाबर यहां से भयंकर तरीके से लूटपाट करता है और वापस चला जाता है, जिसके कारण बाबर यहां के लोगों की नजरों में एक लुटेरा साबित हुआ था। यानी कि बाबर को पता नहीं था कि इसका केंद्र कहां पर है, इसकी मेन मूल जड़ कहां से है, जहां के शासक को हराने के बाद संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया जा सकता है। इस बात का ज्ञान नहीं होने के कारण बाबर यहां भयंकर लूटपाट मचाता है और वापस लुटेरा श्रेणी में घोषित होकर के वापस चला जाता है अपने मूल स्थान अफगानिस्तान। उल्लेख मिलता है दोस्तों कि इस समय जो भारत का केंद्र था वो भारत का
केंद्र था दोस्तों दिल्ली। भारत का जो इस समय केंद्र था दोस्तों, वो केंद्र था अपने दिल्ली। और दिल्ली के साथ साथ एक उप केंद्र था जहां से संचालित होता था आगरा से। दो केंद्र थे, दिल्ली और आगरा। और यहां का जो शासक था वो अपने अफगान के लोदी वंश का शासक, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी यहां पर शासक है, जो दिल्ली और आगरा से अपना शासन चलाता है, यानी कंट्रोल करता है। इस बात का पता नहीं था किसको, बाबर को। उल्लेख मिलता है दोस्तों कि इब्राहिम लोदी का एक चाचा था, जिसका नाम था आलम खान लोदी। आलम खान लोदी तथा इब्राहिम लोदी का साथ साथ इसका एक सूबेदार था, जिसका नाम था दौलत खान लोदी। सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। ये वास्तव में पंजाब का सूबेदार था। अब बात ऐसी है कि आलम खान लोदी को सपना था कि एक दिन इब्राहिम लोदी को हरा करके इसकी जगह साम्राज्य पर शासन करूंगा मैं, यानी कि आलम खान लोदी। इसका सपना था आलम खान लोदी की भतीजा का जगह पे शासन कौन करूंगा, काको करेगा। और एक तरफ रहो नौकर दौलत खान लोदी, और नौकर का भी हमेशा सपना होता है कि मैं कब राजा बनूं या कब नौकर छोड़ करके कोई बड़ी स्थिति में पहुंचूं। तो इन दोनों के लक्षण मिल गए एक, क्योंकि नीर से नीर मिला, ज्ञानी से ज्ञानी मिला, कीच से कीच मिला, नीच से नीच। तो आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी के गुण एक मिलने लगे। तो इन दोनों ने की मीटिंग की, और मीटिंग में दोनों ने कहा कि अगर हम दोनों मिल जाएं, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, तो हरा सकते हैं इब्राहिम लोदी को। तो दौलत खान लोदी पूछो आलम खान लोदी ने कहा भाई के प्लानिंग हो तो बता तू मने। तो आलम खान लोदी एक प्लान बता, इन बोलियो अपन करते हैं इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण। आक्रमण करेंगे, हराएंगे आराम से, और हराने के बाद तुम बैठ जाना दिल्ली और मैं बैठ जाऊंगा आगरा। एक बैठ जाएंगे दिल्ली और एक बैठ जाएंगे आगरा, अपना आधिपत्य हो जाएगा। तो इस समय उल्लेख मिलता है इब्राहिम लोदी के पास सैनिक थे 5 लाख। तो दौलत खान लोदी पूछो आलम खान लोदी ने कहे थारे पास कितना सैनिक है? ओ बोलियो हमारे पास 20,000 सैनिक है। और इंदाक सैनिकी दौलत खान लोदी के पास है। अब कण 20,000 क्या 5 लाख। दौलत खान लोदी बोलियो आलम खान लोदी ने कहे ओ थारो भतीजो को ना थारो ही काको है, तो खुद ते मरोगे साथ में मने भी मरवाओगे। और यो आइडियो कैंसिल हो गयो आलम खान लोदी को। दूसरा आइडिया अपनाता है आलम खान लोदी और कहता है दौलत खान लोदी को कि क्यों ना हम किसी से मदद ले लें। मदद की बात करता है तो दौलत खान लोदी बोलता है कि बता मदद लेंगे तो कौन करेगा हमारी मदद? तो आलम खान लोदी ने कहा था इस समय मदद करने वाला एक ही व्यक्ति है, मेवाड़ शासक, जिसका नाम था राणा सांगा। बहुत शक्तिशाली शासक है राणा सांगा, जो पहले ही 2 बार 1518 खातौली के युद्ध में और 1519 बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर साम्राज्य पर अधिकार कर चुका था राणा सांगा।
इस बात की कहता है दौलत खां लोधी को। तो दौलत खां लोधी बोलियो कि राणा सांगा ने तू मदद खातिर बुलाओ, राणा सांगो आओगे तो आपने सांगो करके फिर चलो जाओ। ऐसा शक्तिशाली शासक मुंह मदद को नहीं लेनी है, शेर का मुंह में हाथ डाल को जाना जाओ। क्योंकि पहले इब्राहिम लोधी जैसे व्यक्ति को दो दो बार हरा करके बैठा हुआ है। क्योंकि उल्लेख मिलता है दोस्तों बाबरनामा में कि राणा सांगा जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था राणा सांगा। इसकी इच्छा थी कि ये पूरे विश्व पर अधिकार करे और ये चाहता तो पूरे विश्व को भी जीत सकता था। लेकिन 2-3 रोग नंबर लग गया था इसका, जी कानून सफल को नहीं हो पाया। आगे उल्लेख मिलता है दोस्तों कि इतनी मीटिंग के बाद जब कुछ निर्णय नहीं लिखा तो जो इब्राहिम लोधी था, इस इब्राहिम लोधी को हराने के लिए आलम खां लोधी जो इसका चाचा था, और इस चाचा का नाम क्या था दोस्तों, आलम खां लोधी, और इसका जो सूबेदार था पंजाब का उसका नाम था दौलत खां लोधी। इस चाचा के दिमाग में पुनः एक विचार आया और आलम खां लोधी ने दौलत खां लोधी को कहा क्यों ना अपन एक तरकीब लगाते। दौलत खां लोधी ने क्यों के तरकीब लगाओ थारी, 2 तरकीबा तो पहले फेल होगी। एक तो बोलियो आक्रमण करदा 20,000 की सैनिक ने 5 लाख सैनिकों बिड़ार, और एक वह आदमियों मदद मांगी जो ऑलरेडी इब्राहिम लोधी ने 2 बार हरार बैठो खातोली और बाड़ी दौलतपुर का युद्ध। तो उल्लेख मिलता है कि आलम खां लोधी का जो तीसरा विचार था, प्लान था, दौलत खां लोधी को बताया कि कहा कि तुम ऐसा करो, किराए के गुंडे मंगवा लो और किराए का गुंडा मंगवा करके पीठ उठा करके छोड़ दो साले। जवानी किराया का गुंडा की बात सुनी दौलत खां लोधी, और दौलत खां लोधी उछल पड़े कि थारी भली कर थारी आलम खां, किराया का गुंडा वाली बात तुमने पहला कान बताई। आलम खां लोधी को कहा कई बात होगी। तो दौलत खां लोधी ने कहा कि मेरी नजर में है एक ऐसा गुंडा जो इब्राहिम लोधी को टक्कर दे सकता है। आपको मैंने बताया था कि बाबर पंजाब पर आक्रमण करता है 1519 से लगाकर 1524 तक अभियान चलाता है 4 बार, लेकिन मूल केंद्र पता नहीं होने के कारण लूटपाट करके चला जाता है, जिसके कारण वहां के लोगों को नजर में बाबर एक किसकी श्रेणी में आ गया था, लुटेरा। दौलत खां लोधी बोल रहे मारा हटाओ एक व्यक्ति 3-4 बार देख लो मुआ ने और लूटपाट करे, खतरनाक लुटेरो है और कोई उनसो भी को ना बदे और लूटपाट कर रातों रात फिर पाछो खिसक जा। तो आलम खां लोधी को रहे नालायक, इत्तीदार कट्टे करो था दिमाग भेड़ शराबा क्योंकि इत्तीदार कौन बता रहे हो कि बाबर के है, बाबर को इत्तीदार कौन बता रहा है तुम। तो दौलत खां लोधी ने कहा कि हम इब्राहिम लोधी को हराएंगे बाबर की मदद लेकर के। तो आलम खां लोधी ने कहा दौलत खां को लगा फोन लगा बाबर के। दौलत खां लोधी बोलियो क्या हमारे पास में तो फोन फान को नहीं है, नंबर तुम बात को नहीं कराओ, अपन इसका एड्रेस लेकर के पत्र भेज सकते हैं। तो इसने दौलत खां लोधी ने आलम खां लोधी ने मिलकर के बाबर को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि तुम करो इब्राहिम लोधी पर आक्रमण, जिसका पता तुझे है नहीं कि भारत का केंद्र कौन सा है, और हम बताएंगे तुझे कि भारत का केंद्र वर्तमान में एक तो है दिल्ली और एक है
आगरा, और यहाँ का जो शासक है वर्तमान में उसका नाम है इब्राहिम लोदी। तुम आक्रमण कर इब्राहिम लोदी पर, मैं हेल्प करांगा मेरा कोई मिल्क। इसके बदले हम इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हमको एक तो राजा बना देना दिल्ली का और एक बना देना आगरा, जिसके बदले में तेरे को क्या देखे, क्योंकि बिना लोभ लालच के तो कोई मां को सगो को नहीं हो, कोई भाई भाई को सगो को नहीं हो। तो बाबर को क्या प्रलोभन दिया जिसके कारण बाबर इब्राहिम लोदी को हराने और इनकी मदद करने आया था। तो इन लोगों ने पत्र में लिखा था कि तुम इब्राहिम लोदी को हराओ, जिसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे, और हम में से एक को दिल्ली तथा एक को आगरा दे देना। इसके बदले में तेरा काम है लूटपाट मचाने का, और इसके बदले में हम तुम्हें भरपूर लूटपाट मचाने देंगे दिल्ली और आगरा। यह बात कही थी दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। इस बात का जब पत्र पढ़ा बाबर ने, तो आगे उल्लेख मिलता है दोस्तों कि बाबर ने पुनः प्रत्युत्तर लिखा, और पत्र लिखने के बाद इनको कहा, बाबर ने पत्र लिखा आलम खान लोदी को। आलम खान लोदी तथा दौलत खान लोदी को, और पत्र लिखते हुए कहा कि तैयारी करो, मैं तो देखो बाबर वापस पुनः पत्र लिखता है आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी को, और बोलता है तैयार है ना, मैं आ रहा हूं इब्राहिम लोदी पर आक्रमण के। यानी कि बाबर मान गया कि अब आक्रमण करूंगा तो इब्राहिम लोदी पर करूंगा, और वहां का बीच में सहायता करेगा कौन, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। अब देखो, लेकिन थोड़ा सा विचार करने के बाद बाबर के दिमाग में एक विचार और आता है कि पुनः पत्र लिखता है कि यार जिस शासक पर मैं आक्रमण करने जा रहा हूं उसकी क्या क्या कलाएं हैं वो तो आपने मेरे को बताई, कि इनके पास में कितनी तो सेना है और क्या क्या युद्ध कलाओं में ये निपुण है, ये आप मेरे को बताओगे तो मैं आपकी मदद करने के लिए आ सकता हूं। तो आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने पुनः प्रत्युत्तर दिया था बाबर को, और कहा था कि कुछ नहीं, इब्राहिम लोदी के पास मात्र 5 लाख की सेना है। अब जानी 5 लाख की सेना को नाम सुनो बाबर, और बाबर क्यों कहे कारा भाई तुमने बेंडो समझ रखे, मैं 20,000 की सेना ले खड़ो तको, और ओ दादो 5 लाख की सेना ले बैठो, और तुम मैंने खेलो की मुंह टक्कर में। अब तक मैंने की सांप खा बैठोगे। तो आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने कहा कि तू टेंशन मतलब घबरा मत, थारी मदद करांगा मैं। तो बाबर बोलो कि आप तू मदद मारी करियो या मदद ले बुझाए, अगर तुम लोगों में अगर मदद करने के गुण होते तो तुम लोग मेरे को नहीं बोलते और डायरेक्ट आक्रमण करते, इब्राहिम लोदी को हराते, तुम लोग मेरे पास क्यों आते। अब टेंशन हो गई आलम खान लोदी और बाबर। बाबर हैंड टू हैंड फोन लगाई दो, और आलम खान लोदी ने बोलियो कि आइंदा के बाद अगर मारू कांटेक्ट करवा को प्रयास की दो तो हाथ तोड़ दिया जाने में नहीं कौन जाने। ई बात को पतो चलो आलम खान लोदी ने, और
दौलत खां लोधी। तो दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने पुनः पत्र लिखा और कहा कि तेरी एक आदमी है, वो मदद कर सकता है इब्राहिम लोधी को हराने में। उसको अगर तू अपनी तरफ कर ले सकता है तो तू हरा सकता है इब्राहिम लोधी को। और बाबर बोलियो रे बता आदमी को नाम के तो आलम खान लोधी को, अगर तू राणा सांगा जैसे व्यक्ति को हरा अपनी तरफ मिला ले तो तेरे को क्या दिक्कत को ना होगी इब्राहिम लोधी ने। तो बाबर ने पता लगे, बाबर बोलो यार राणा सांगा की फिल्म और कटवा दी बीच में। पहलिया इब्राहिम लोधी, अब राणा सांगा, आने की बाबर हेल्प लेगा राणा सांगा से, फिर आक्रमण करेगा इब्राहिम लोधी पर। तो उल्लेख मिलता है कि यहां पर राणा सांगा का एक राजपूत सैनिक था जिसका नाम था सिलहदी तंवर। इस सिलहदी तंवर के द्वारा इनके मध्य आपस में राणा सांगा व बाबर के मध्य पत्र व्यवहार करवाता है और बाबर पत्र लिखता है राणा सांगा को और कहता है कि दोनों शक्तियां मिल जाएगी तो हम इब्राहिम लोधी को हरा सकते हैं। लेकिन क्या बात होगी, क्या राणा सांगा बाबर की मदद करेगा क्या? इस राणा सांगा ने कुछ भी नहीं सोचा और वचन दे दिया बाबर को कि मैं थारी हेल्प करूंगा। इसके लिए बाबर ने राणा सांगा को कहा था, सुझाव दिया था 1/2 कहा था कि अगर हमने इब्राहिम लोधी को मिलकर के हरा दिया तो आधा भारत तू रख लेना और आधा भारत मैं रख लूंगा। तो राणा सांगा न तो कुछ सोचो न कुछ ही दो और फटाक से वचन दे दो कि हाँ चल ठीक है, मुंह थारे साथ काम करूंगा और आक्रमण की तैयारी कर। तू भी पूंजा मैदान में और मैं भी पूंजू मैदान में और तारीख फिक्स कर दे। इब्राहिम लोधी ने जंग का मैदान में बुलावा कि कब युद्ध फाइनल हो। तो उल्लेख मिलता है आगे कि बाबर जनवरी 1526 में पहुंच जाता अपनी सेना के साथ पानीपत के मैदान में। अब यहां पर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के मैदान में एक तरफ पहुंच जाता है बाबर पहुंच जाता है और एक तरफ पहुंच जाता है इब्राहिम लोधी। एक तरफ बाबर खड़े हो और आके देखो भाई अपना सांगा की बाट नाखे कि सांगा तो अभी तक आए हुए